नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। है पानी का शुद्धतम रूप है नल का पानी, वर्षा का पानी, समुद्र का पानी या स्वजल, ठीक है। तो पानी का शुद्धतम रूप जो होता है वो वर्षा का पानी होता है। देखिए कितना जगह पूछा है, देख लीजिएगा। प्रश्न की झड़ी लगी हुई है, ठीक ना। यहाँ से आपको लेकर के पढ़ना अति आवश्यक है। आप कहीं से भी ले लिए पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप एग्जाम में जाने से पहले तक यहाँ का सारा PDF और वीडियो जितना भी टॉपिक दिया गया है सबका कंप्लीट है। आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में भी लगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो नोट्स भी लेकर के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आप 150 रुपये में लेकर के 100% पढ़ लीजिए। आपको बताते हैं कि EVS में आपको 30 में 25-28 नंबर फिक्स आ जाएगा, इसलिए आप सभी अवश्य लेकर के यहाँ से पढ़ लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का इसी तरह से JCERT से बना हुआ है, जो कि एकदम 100 प्रश्न बहुत कम, लेकिन एग्जाम में आएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़ लीजिएगा, एग्जाम बहुत नज़दीक है, आप सभी देख करके ही जाइएगा। विश्व में लगभग कितना प्रतिशत भूभाग पर जल है? 71, 80, 90, 60। तो 71% भूभाग पर जल यहाँ पर है, ठीक है। अलवणीय जल या पीने योग्य जल कितना होता है? देखिए, एक होता है लवणीय जल और एक होता है अलवणीय जल। अलवणीय जल मतलब जिसमें लवण नहीं है, या पीने योग्य जल है, वो कौन है? 2.7, 1.2, 4% या कोई नहीं, ठीक है। तो अलवणीय जल या पीने योग्य जल कितना है? 2.7% है। क्लियर। लवणीय जल या पीने योग्य जल कितना प्रतिशत नहीं है आपको बताना है, ठीक है। 90%, 93%, 96% या 97%, ठीक है। लवणीय जल या पीने योग्य जल जो होता है वो कौन होता है? समुद्र का जल होता है, ये लवणीय है, ये खारा है, ये पीने योग्य नहीं है, ठीक है। लवणीय जल या पीने योग्य जल कितना प्रतिशत नहीं पूछा है, ठीक है। तो पीने योग्य जो नहीं है वो क्या है आपका? तो वो आपका समुद्र मिलता है। समुद्र में कितना है? तो 97% जल जो है समुद्र मिलता है, खारा है, वो पीने योग्य नहीं है। तना के रूप में खाया जाने वाला भोजन कौन सा है आपको बताना? तना के रूप में किसको किसको खाया जाता है? गन्ना को, प्याज को, आलू को, सभी को, सभी ये तना के रूप में खाया जाता है। बिहार टेट यह पूछा गया है, ठीक है। जड़ के रूप में खाया जाने वाला भोजन कौन कर? याद रखिएगा, जड़ तना, यहाँ से एगो प्रश्न रहेगा तो रहेगा, 100% आपको बता दे रहे हैं, इसलिए इसको और भी देखना होगा। तो आप JCERT किताब में बायोलॉजी सेशन में जा करके देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। इसलिए आप लोग अगर और अधिक पढ़ना चाहते होंगे तो बाहर का कुछ नहीं पढ़ना, इस नोट्स के अलावा JCERT किताब का जो हमने आपको टॉपिक बता दिया है वहाँ से जा करके देख लीजिएगा, आपको 100% कंप्लीट हो जाएगा। 6 थ्योरी क्लास में सब कुछ आपको बता दिया गया है। ये तो देखिए आपकी प्रैक्टिस सेशन चल रही है कि अब आपने अगर मिक्सअप हमने कर दिया तो आप कितने यहाँ से सही बना पा रहे हैं, कितने सही नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर होगा, तो आप सभी लेकर के जरूर पढ़िए, ठीक है। और शाम को 7 बजे अवश्य जुड़िएगा, जिससे 1 से 5 के लिए आपकी अच्छी तैयारी हो सके, ठीक है। तो गाजर भी जड़ के रूप में खाया जाता है, चुकंदर भी जड़ के रूप में खाया जाता है, मूली का भी जड़ ही खाया जाता है, इसलिए राइट आंसर डी होगा, सभी हो जाएगा। क्लियर। तो जड़ के रूप में खाया जाने वाला ये सभी भोजन है। पत्तियां के रूप में खाए जाने वाला भोजन कौन है? कौन कौन सी चीज़ है जो पत्तियां के रूप में खाई जाती है? हरियाणा टेट 2016 में पूछा था। सरसों, पालक, मेथी या सभी। सरसों का जो पत्ती होता है वो भी हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं। पालक की जो पत्ती होती है उसको भोजन के रूप में लेते हैं। मेथी की जो पत्ती होती है उसको, यानी राइट आंसर डी होगा, सभी होगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। फलीदार पौधों के रूप में खाया जाने वाला भोजन है। फलीदार पौधे, हाँ, फलीदार पौधे जिसमें आपका दाल वाले पौधे, फलीदार मतलब दाल वाली पौधे, चना का भी दाल है, अरहर का भी दाल है, सोयाबीन का भी, सभी, यानी फलीदार पौधे के रूप में खाया जाने वाला भोजन इसमें सभी है, ठीक है। चलिए अगला। खाद्य तेल वाले पौधों के रूप में खाया जाने वाला भोजन है। खाद्य तेल वाले पौधों के रूप में खाया जाने वाला भोजन है सरसों, तिल, मूंगफली या
सभी, ठीक है। खाद्य तेल में खाया जाने वाला भोजन सरसों भी है, तिल भी, सरसों का भी तेल होता है, तिल का भी तेल होता है, मूंगफली का भी होता है, इसलिए राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। क्लियर। पंजाब टेट 2017 में पूछ लिया गया था, ठीक है ना। देखिए आप सभी का कमेंट बहुत ही अच्छा रहा, आप सभी का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा है, ये चीज़ हम देख रहे हैं, डेली नोटिस करते हैं। आप यहाँ पर लाइव क्लास में जुड़ते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। सभी कोई जुड़िए और सभी कोई कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है, हम सभी देख रहे होते हैं हमारी टीम, इसलिए आप सभी जोड़ करके जरूर यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हम आगे कुछ कर सकें, आप लोग के लिए और कुछ नया कर सकें, ठीक है। और जो भी शिक्षक जुड़ गए हैं बहुत ही अच्छी है। अब उनका हम यहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज के लिए आपका एडमिशन बहुत जल्द होगा। और बहुत शिक्षक ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं लेकिन उनका वार्षिक प्रीमियम नहीं आ पाया है, तो आप सभी से एक बार आग्रह होगा कि आप सभी वार्षिक प्रीमियम अवश्य जमा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2024 से आप लोगों का जुड़ाव है। जिनका 2024-25 में एडमिशन है वो जरूर कर लेंगे, 26 वाले को नहीं करना है, ठीक है। तो आप सभी जुड़ जाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आप विलम्ब करते हैं तो आपका नुकसान हो रहा है ना। मसाले वाले पौधे के रूप में खाया जाने वाला भोजन कौन सा है? सरसों, जीरा, सौंफ या सभी, ठीक है। हमारे घर में जो मसाले बनते हैं सब्जी के लिए, उसमें कौन कौन चीज़ का उपयोग होता है? तो सभी को जानते हैं, सरसों भी उसमें होता है, जीरा भी होता है, सौंफ भी होता है, सभी यानी मसाले के रूप में इस सभी भोजन को खाया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? ठीक है, पूरे भारत को साफ एवं स्वच्छ बनाना, महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ जो 2019 तक भारत को 100% खुले में शौच मुक्त ODF और स्वच्छ बनाना है। इस अभियान के तहत हर घर में शौचालय मुक्त किया जाना है, या सभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य जो है पूरे भारत को साफ एवं स्वच्छ बनाना, सही है। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ तक भारत को 100% खुले में शौच मुक्त ODF और स्वच्छ बनाना, ये भी इसका उद्देश्य है। और इस अभियान के तहत हर घर में शौचालय मुफ्त दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। इस अभियान के तहत हर घर में शौचालय मुफ्त दिया गया है, डी सभी। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया, कब किया गया? स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ आपको बताना है, ठीक है। 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को, 3 नवंबर 2016 ईस्वी को, 5 अगस्त 2012 ईस्वी को, 4 नवंबर 2011 ईस्वी को, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत कब किया गया? 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत किया गया है, ठीक है। क्यों किया गया था तो ये आप देख लीजिएगा। महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया, जिससे भारत को स्वच्छ रखा जा सके, ठीक है। चलिए अगला है, ODF का फुल फॉर्म क्या है? ODF का फुल फॉर्म क्या है? ओपन डिफिकेशन फ्री आउट डिपार्ट ऑफ फॉरेस्ट, आउटर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, आउट ऑफ डिपार्ट फ्यूल, ठीक है, क्या है, ठीक है। तो देखिए ODF का फुल फॉर्म होता है, O से होता है ओपन, D से होता है डिफिकेशन और F से होता है फ्री, यानी खुले में शौच मुक्त, ठीक है, खुले में शौच मुक्त गांव, ठीक है। देखिए ODF का पूर्ण रूप अंग्रेजी में ये होता है, जबकि हिंदी में इसे खुले में शौच मुक्त कहते हैं। तो आप देख लीजिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म पूछेगा कि इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो हिंदी में भी रहेगा खुले में शौच मुक्त, और अंग्रेजी में होगा तो ओपन डिफिकेशन फ्री होगा, ठीक है। 100% पहले खुले में शौच मुक्त राज्य है, कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो सबसे पहले ODF घोषित किया गया था? सबसे पहला राज्य वो कौन सा है? सिक्किम, गुजरात, झारखंड, बिहार। तो देखिए सिक्किम भारत का ऐसा पहला राज्य है जो सबसे पहले खुले में शौच मुक्ति की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो देखिए पहला राज्य जो है वो सिक्किम है, उसके बाद दूसरा राज्य की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, और तीसरे स्थान पर जो केरल है, जो यहाँ पे आपको ODF का दर्जा प्राप्त किया है। 100% खुले में शौच मुक्त राज्य ये सब हैं, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान का नारा है, स्वच्छ भारत अभियान का नारा है, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, गांधी जी का सपना स्वच्छ भारत हो अपना, या सभी। तो राइट आंसर डी इसका सभी है। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान का अगर मूल नारा पूछेगा तो आपको बताना है एक कदम स्वच्छता की ओर, ठीक है, एक कदम स्वच्छता के मूल नारा है। डॉट 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 प्लेइंग क्रिकेट, आई डॉट 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 प्लेइंग क्रिकेट, इज, एम, आर या नन ऑफ दिस, कोई नहीं, ठीक है। तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? तो आई के साथ ऑलवेज एम का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर एम लगेगा, ठीक है। एम किस में है? बी में है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्लियर। चलिए दूसरा है, वी डॉट 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 कमिंग फ्रॉम पटना, इज, एम, आर या नन, क्या होगा, ठीक है। तो वी के साथ क्या लगता है? तो वी के साथ
आर लगता है। अभी हम लोगों ने देखा था वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल के साथ, इस सभी के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं। ठीक है, तो वी आर हो जाएगा। क्लियर, तो वी आर कमिंग फ्रॉम पटना हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यू डॉट 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 ईटिंग एन एप्पल। यू डॉट 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 ईटिंग एन एप्पल, इसमें क्या ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, आर लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा या कोई नहीं। ठीक है, तो यू के साथ क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा आर होता है। तो उस टेबल को, जैसे ये टेबल जो आपको बना था आई के साथ एम, ठीक है, वी यू दे और प्लूरल इसके साथ आर, ठीक है, ही सी इट नेम इसके साथ ये कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर क्या है, आई के साथ एम हो गया और इसके साथ आर और इसके साथ इज हो गया। ठीक, तो इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक हेल्पिंग वर्ब हो सके कि आपका रह जाए। ठीक है, छोटी छोटी जानकारियाँ आपके लिए बहुत बड़ी फायदा करेंगी, तो इसको बना करके ही जाइएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिएगा दे डॉट 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 स्लीपिंग इन द रूम, इज आर एम या नन, क्या लगेगा बताइए। तो दे के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आर का प्रयोग किया जाता है, तो दे आर होगा, आर बी में है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है ही ना, नेक्स्ट है ही डॉट 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 कटिंग द ट्री, आर होगा, इज होगा, एम होगा, नन होगा। ठीक है, आर किसके साथ लगता है डिसाइड कीजिए, तो आर लगता है आपका वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ। ठीक है, अब यहाँ बच्चा एम किसके साथ लगता है, आई के साथ लगता है, तो यहाँ आई भी नहीं है और ए भी नहीं है, ही है, तो ही है, सी है, ईट है, नेम है, इसके साथ क्या लगता है, ईज लगता है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी होगा, ईज हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ईज हो जाएगा। राम डॉट 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 बाइंग अ कार, राम डॉट 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 बाइंग अ कार, ईज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा या नन हो, बताइए। ये नेम है, नेम के साथ क्या लगता है, ईज लगता है। ठीक है, राम इज बाइंग अ कार, ठीक है, तो ये ईज लगेगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्लियर, अवस्था में बालक के विकास की गति तीव्र होती है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक के विकास की गति तीव्र होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए बच्चा का क्या होता है, जो शैशवावस्था होता है उसमें बालक का विकास बहुत तीव्र गति से होता है, और फिर बाल्यावस्था में बालक का विकास क्या होता है, रुक जाता है, और किशोरावस्था में एक बार फिर से बालक का विकास शुरू होता है। तो किस अवस्था में बालक के विकास की गति अधिक तीव्र होती है, तो वह शैशवावस्था होता है, इससे बालक बहुत जल्द बढ़ रहा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, किस अवधारणा की ओर इंगित करता है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, यह विकास की किस अवधारणा को इंगित करता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, भिन्नता का सिद्धांत, संगठित प्रक्रिया, अनवरत प्रक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चल रही है, मतलब अनवरत रूप से चल रही है, अनवरत रूप से चल रहा है। ठीक है, देखिए प्रश्न का आंसर यहीं पे छिपा हुआ है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक मतलब कि अनवरत। ठीक है, अनवरत प्रक्रिया यह हो गया विकास। तो यह कौन सा विकास की अवधारणा से जुड़ा हुआ है, पहला है सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ये तो होगा नहीं। भिन्नता का सिद्धांत में क्या था, भिन्नता का सिद्धांत में था कि सभी बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किसी बच्चा का विकास 4 साल में हो जाता है, किसी बच्चा का विकास 10 साल में हो जाता है, किसी बच्चा का विकास 20। तो ये भिन्नता का सिद्धांत हो गया, क्योंकि बच्चे विकास की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं, तो भिन्नता का संगठित हो गया। संगठित प्रक्रिया का मतलब है कि एक संगठित नियम के अनुसार होता है, और अनवरत प्रक्रिया का मतलब होता है कि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है, मतलब अनवरत होते रहता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, अनवरत प्रक्रिया का सिद्धांत है। ठीक है, किसी बच्चे में विकास दर्शाता है, किसी बच्चे में विकास दर्शाता है शारीरिक परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता या भावनात्मक परिपक्वता, क्या दिखाता है या सभी। ठीक है, तो देखिए किसी बच्चा में विकास हुआ है, इसका मतलब है कि उसका शारीरिक मसल्स कितना मजबूत हुआ है, अगर मजबूत है तो उसमें विकास है। मानसिक परिपक्वता, इसका मतलब वह बच्चा कितना अच्छा तरह से सोच सकता है समाज के बारे में, देश के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, तो उसकी मानसिक विकास हो गई है। भावनात्मक परिपक्वता यानी किसी बच्चे में क्या भावनात्मक है, किस तरह से अच्छा लगाव है, कैसे आज्ञाकारी है, तो ये उसमें विकास हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी होगा। विकास का मतलब कि सभी तरह का विकास होता है। ठीक है, यानी किसी बच्चे में विकास जो होता है वो शारीरिक होता है, मानसिक होता है और भावनात्मक होता है, ये दो सभी चीज़ों को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला है, अधिगम है, अधिगम
है, अधिगम क्या है आपको बताना है, ठीक है। किसी कार्य को कुशलतापूर्वक सीखना, अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन है, अभ्यास के द्वारा सीखना, कोई नहीं या सभी, ठीक है। तो किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक सीखना क्या है, सीखना ही तो अधिगम है। अनुभव के माध्यम से जो व्यवहार में परिवर्तन हो गया, व्यवहार में परिवर्तन मतलब वह बच्चा कुछ सीखा, इसका मतलब ये भी अधिगम है। अभ्यास के द्वारा सीखना, सीखने वाली चीज़ें अभ्यास से सीखी जाती है, तो ये भी अधिगम है। तो राइट आंसर डी होगा और इसमें सभी होगा, ठीक है। डी होगा और इसमें सभी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धि के संबंध में सही कथन है। देखिए वृद्धि और विकास दो पार्ट हैं, एकदम याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न रहता है। वृद्धि के संबंध में क्या सही कथन है आपको बताना है। वृद्धि का स्वरूप वाह्य होता है, इसको बाहर से देखा जा सकता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, या सभी, ठीक है। चलिए एक करके डील करते हैं। वृद्धि का स्वरूप वाह्य होता है, इसको बाहर से देखा जाए, बिल्कुल सही है। वृद्धि का स्वरूप वाह्य होता है। वृद्धि का मतलब उसका आकार में वृद्धि होना, ठीक है। जैसे कोई बच्चा अभी 2 फीट का था, वो धीरे धीरे 5 फीट, 10 फीट, 5 फीट, 6 फीट का हो गया, तो उसका क्या हुआ, वृद्धि हुआ, ठीक है। इस तरह से वृद्धि को हम बाहर से देख सकते हैं। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, ये भी फिक्स चीज़ है कि वृद्धि जो होते हैं वो जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं चलते हैं। क्या होता है वृद्धि, जैसे बच्चों का देखिएगा वृद्धि तो किस शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। बच्चा उस समय अगर 1 फीट का होता है तो सीधे होकर 3 फीट हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बाल्यावस्था में एक निश्चित हो जाता है, मतलब रुक जाता है उनका वृद्धि, ठीक है। और फिर देखिएगा किशोरावस्था में, तो फिर जा कर के क्या होता है, बच्चा में फिर से उसका ऊंचाई बढ़ने लगता है। लेकिन फिर देखिएगा तो किशोरावस्था के बाद जैसे ही 21 साल, लगभग 18 से 21 साल के बीच में उसका लंबाई अब बढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि वह 60 साल का होगा तो 1 फीट और बढ़ जाएगा, ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, कुछ समय के बाद रुक जाता है, ठीक है। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है कि कैसे बढ़ेंगे कैसे घटेंगे। राइट आंसर डी, यानी सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष का है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष का है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, 60, 70, 80, 90, ठीक है। देखिए मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि, एक प्रश्न यहाँ से भी छपेगा, हर उसी प्रश्न को हम आपको एक्सरसाइज करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष का है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको याद रख लेना होगा, ठीक है। बुद्धि लब्धि का यहाँ पर आपको पढ़ा दिया गया है और बहुत अच्छा उसका फिगर ड्राइंग के साथ सब PDF नोट्स बना हुआ है, आप लेकर के पढ़ लीजिएगा। बुद्धि लब्धि बराबर देखिए होता है मानसिक आयु, क्या होता है, मानसिक आयु बट्टा होता है वास्तविक आयु, क्या होता है, वास्तविक आयु, और इंटू में होता है 100। तो मानसिक आयु मतलब बच्चा का जो आयु मानसिक का है, तो 10 वर्ष का बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष का है, बच्चा का वास्तविक आयु 10 वर्ष का बच्चा है, यानी 10 वर्ष का बच्चा का, यानी वास्तविक आयु बच्चा का 10 वर्ष है, ठीक है। तो वास्तविक आयु नीचे होता है तो 10 हो गया, लेकिन उसका मानसिक आयु जो है 7 वर्ष के बच्चा के जैसा काम कर रहा है। 10 वर्ष का होते हुए भी उसका दिमाग 7 वर्ष के बच्चा का जैसा है, ठीक है। तो 7/10 गुने 7/10 और गुने 100 हो गया, तो 10 से 100 का, और 10 वर्ष 7 दहियम 70, 7 दहियम 70, ठीक है। उसकी बुद्धि लब्धि 70 है, ठीक है, उसकी बुद्धि लब्धि 70 है। बाकी देखिए यहाँ पर बना हुआ है वास्तविक आयु बच्चा कै साल का है, तो 10 साल का बच्चा है, इसलिए इसका वास्तविक आयु है 10 साल। लेकिन उसका दिमाग कैसा काम कर रहा है, मानसिक आयु मतलब उसके दिमाग की आयु, मानसिक आयु 7 वर्ष। कभी कभी देखिएगा कि 10 वर्ष का बच्चा है लेकिन उसका मानसिक आयु 14 वर्ष के जैसा है, मतलब कि वह 14 वर्ष के बच्चा के जैसा काम कर पा रहा है। इसलिए IQ इंटेलिजेंट कोसेंट या मानसिक या बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु 7 है, वास्तविक आयु 10 है, इंटू 100 किए, कट गया है 70, यानी वो बच्चा मूर्ख है, ठीक है। कैसा बच्चा है, मूर्ख बच्चा है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 10 वर्ष के ही जैसा है, वह किस प्रकार का बच्चा है आपको बताना है। प्रतिभाशाली है, प्रतिभाशाली का 140 होता है, सामान्य का 100 होता है, प्रखर का 120 होता है, तीव्र का 120 से ऊपर होता है, वह किस प्रकार का बच्चा है, ठीक है। तो इसका जब आप बुद्धि लब्धि निकालेंगे तब आपको पता चलेगा। तो 10 वर्ष का बच्चा है
बच्चा 10 वर्ष का है यानी वास्तविक आयु 10 वर्ष है और मानसिक आयु 10 वर्ष और 10 वर्ष के जैसा वो काम भी कर रहा है, तो उसकी बुद्धि लब्धि किस प्रकार का, 10 दहियम 100 हो गया और 10 दहियम 100 हो गया ना। यानी उस बच्चे का बुद्धि लब्धि 100 है और 100 जिसका बुद्धि लब्धि है वह बच्चा क्या है, सामान्य बच्चा है, सभी इसके साथ मिलकर रहने वाला है, सामान्य स्तर का बच्चा है, वह तेज स्तर का बच्चा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गिरोह या गैंग वाली अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को या किसको। ठीक है, तो देखिए गिरोह वाली अवस्था, टोली वाली अवस्था, गंदा वाला अवस्था, ये सब बाल्यावस्था का है। ठीक है, बाल्यावस्था का लक्षण है बच्चा को आप अच्छा ड्रेस पहना के भेजते हैं, उधर से बच्चा भुसेड़ होके आता है, ये गंदी अवस्था है। ठीक है, बच्चा क्या करता है, अभी टोली बना के बहुत सारे उसमें ये फर्क नहीं होता है कि हम किसके साथ खेलें, तो किसी की भी टोली बन जाती है और वो सब खेलते रहते हैं। तो गिरोह या गैंग वाली अवस्था जो है आपका वो बाल्यावस्था होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है। बच्चों में नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो नैतिकता का अभाव किस अवस्था बताइए, शैशवावस्था। शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, ये पूर्ण रूप से दूसरों पर आश्रित होता है। शैशवावस्था में बच्चा पूर्ण रूप से दूसरों पर आश्रित होता है, खाना के लिए, पीना के लिए, दौड़ने के लिए, चलने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए। ठीक है, अब बताइए जो बच्चा दूसरों पर आश्रित है उसमें क्या कैरेक्टर की हम बात करेंगे कि वह किसी के प्रति क्या सोच पाएगा। तो इसमें इस समय जिस समय बच्चा शैशवावस्था में है उस समय बच्चा में क्या होता है, तो नैतिकता होता ही नहीं, वो जानता ही नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है कौन क्या है। तो इसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है, नैतिकता का अभाव पाया जाता है किसमें, शैशवावस्था में नैतिकता का पूर्ण रूप से अभाव होता है बच्चा में, याद रख लीजिएगा। ठीक है, किशोरावस्था अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका का है। देखिए बच्चा जब किशोरावस्था में जाता है उस समय उसके अंदर अच्छे बुरे और अपने अपने कैरियर के प्रति बहुत तनाव चल रहा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर किसने यह कहा है कि जो किशोरावस्था बच्चा का होता है वह बहुत संघर्ष करने का समय होता है, उसके अंदर बहुत तनाव होता है, उसके अंदर बहुत तूफान होता है, उसके अंदर बहुत विरोध होता है, ये किसका कथन है। तो स्टैनले हॉल ने यहाँ पे कहा है कि किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे कुछ कर गुजरना चाहते हैं, अच्छे बनने वाले अच्छे बनते हैं, खराब बनने वाले खराब, यानी इसमें अपना डिसीजन मेकिंग चल रहा होता है बच्चों में, जिसके कारण तनाव बना हुआ रहता है। ठीक है, चलिए अगला है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है, यानी विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य बना रहे इसके लिए आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता और वातावरण, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण। तो देखिए बच्चों का मानसिक स्तर अच्छा बनाए रखने में अध्यापक की भूमिका और विद्यालय का वातावरण का बहुत ज़्यादा सहयोग होता है। ठीक है, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक निर्धारक तत्व होता है जो मानव जाति की विविधता को बताता है। ठीक है, पर्यावरण का अंतर, आनुवांशिकता का अंतर, आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का अंतर, या सभी। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक बच्चे जो है एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक है, सभी बच्चों में अलग अलग प्रवृत्तियां पाई जाती है। ये कहाँ से होता है, ये कैसे अंतर कर पाता है, तो ये उनकी आनुवंशिकता होती है और जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ के पर्यावरण के आधार पर ही बच्चों में सभी में देखने में अंतर अलग अलग, रुचि अलग अलग मिलता है। ठीक है, तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का अंतर का अंतःक्रिया का अंतर होता है। सीसीई में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है 40%, 60%, 30-70, 50-50, कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए सीसीई जो आपका यहाँ पर चैप्टर बना हुआ है, सीसीई आपको न्यू सिलेबस में भी पढ़ना है। सीसीई का पूरा पीडीएफ आपको कंप्लीट हमने कर दिया है, आप वहाँ पर देख लीजिएगा, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। ठीक है, पीडीएफ को लेकर पढ़ लीजिएगा आप सभी को। तो देखिए सीसीई मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन, कंटिन्यूअस पहला सी सतत और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, सतत और व्यापक मूल्यांकन का यहाँ पर चर्चा हो रहा है। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का यहाँ पर चर्चा हो रहा है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन। क्लियर हो गया। अब देखिएगा तो इसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें हम लोग जो होता है यहाँ पर जो होता है परीक्षाएँ होती है। ठीक है, FA1, FA2, FA3 और FA4। ठीक है, 4 परीक्षाएँ का आयोजन होता है, FA1, FA2, FA3 और FA4।
10-10 का होता है, यानी 40% का ई होता है। और 2 गो मेरा SA1 SA2 होता है, ठीक है। तो SA1 और SA2 जिसको हम लोग योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं ना, और FA मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट औपचारिक हो गया, और SA मतलब समेटिव असेसमेंट योगात्मक हो गया। इसमें होता है 40% का और 60% का होता है। तो 40 और 60 का होता है। 40-60 किस में है? ए में है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए बताइए। कक्षा में बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बार बार आपसे प्रश्न पूछ रहे होते हैं, उन्हें क्या कीजिएगा आप, ठीक है। आपको बताना है कि उन्हें आप क्या कीजिएगा, ठीक है। तो उन्हें आप कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने का सलाह दिया जाना चाहिए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा, या लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से जो आपका आंसर होगा वो होगा कि कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो बच्चे उत्तेजित हैं उन्हें कक्षा चर्चा में भाग लेने देना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे। एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे अगर आप देख रहे हैं, ठीक है। उससे संतुष्ट रहेंगे, उससे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे वह बुद्धिमान है। क्या करेंगे अगर आपको लगता है कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो सबसे राइट आंसर है वो सी है कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे, अनुप्रेरित करेंगे, जिससे वह अधिक प्रगति कर सके, ठीक है। स्टूडेंट कम हेयर, प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ आओ, ठीक है। सेलेक्ट एडजेक्टिव वर्ड, इसमें एडजेक्टिव वर्ड कौन है तो आपको बताया था, जिसमें ईच होगा, एवरी होगा, ठीक है। ये सभी आइदर होगा, नाइदर होगा, ये सभी एडजेक्टिव होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अलग अलग करते हैं, ठीक है। इसलिए यह एडजेक्टिव इसमें ईच है, तो ईच किसमें? सी में है, तो सी इज एडजेक्टिव वर्ड, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में कितनी सममिति रेखा आपको बताना है। समबाहु त्रिभुज में कितनी सममिति रेखा है, ठीक है। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज यानी सबका माप क्या है आपका? बराबर है, ठीक है, बराबर है। मान लीजिए ए बी और सी है, ये सबका माप बराबर है, ये 7 ये 7 ये 7। तो एक बार तो हम क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ से मोड़ेंगे, यहाँ से मोड़ेंगे तो ये आपस में बराबर बराबर पर मुड़ेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे तो इधर से मोड़ेंगे, इधर से मोड़ेंगे तो भी एक दूसरे पर आ जाएगा। अगर इधर वाला से देखेंगे तो भी आ जाएगा, यानी 3 गो इसका सममिति होगा। क्या गो सममिति होगा? 3 होगा। राइट आंसर 3 होगा। आप ऐसा ले करके अपने पेज को बनाइएगा। देखिए यहाँ पे हम बना दिए हैं। इधर से हो गया, मुड़ेगा, ये 1 हो गया, और अभी इस कॉर्नर से आया, ए वाला के मीडियम से खींचे तो 1 हो गया, अगर बी वाला के मीडियम से खींचेंगे तो 2 होगा, और सी वाला से खींचेंगे तो 3 होगा। यानी कितना सममिति रेखा होगा? 3 सममिति रेखा इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एक अर्धवृत्त में कितनी सममिति रेखा होगी, ठीक है। एक अर्धवृत्त में कितनी सममिति रेखा होगी? 1 2 3 या 4, ठीक है। एक अर्धवृत्त हम बनाते हैं, एक अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त हो गया। इस अर्धवृत्त में कितनी सममिति रेखा हो सकता है बताइए। तो अगर आप इधर से मुड़िएगा तो ये कम हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ एक होगा। इसे ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल इसी पर ए को खाली ई, जैसे मान लीजिए कि अगर ए बी इसको हम माने हैं तो ये बी वाला ए पर जाकर बढ़ जाएगा, और ये पूरा बराबर रहता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना होगा? ए को सममिति रेखा होगा। देखिए यहाँ फिगर हम आपके लिए बना दिए हैं, ठीक है। सममिति मतलब समान माप पर मुड़ जाना ही सममिति रेखा है। क्लियर? एक वर्ग में कितनी सममिति रेखा है? एक वर्ग में कितनी सममिति रेखा है, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एक वर्ग में कितनी सममिति रेखा है आपको बतलाना है, ठीक। चलिए एक वर्ग है, यहाँ पे देख लीजिए, ये ना एक क्या है? वर्ग है। इसमें कितनी सममिति रेखा होगी? क्लियर? तो सभी भुजा बराबर है। अगर इधर से भी मोड़िएगा तो ई वाला इस पे जाकर बढ़ जाएगा, और इधर से भी मोड़िएगा तो ये वाला पार्ट इस पर बढ़ जाएगा, और अगर इससे भी देखिएगा तो ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट इस पे आकर बढ़ जाएगा, और इधर से भी देखिएगा, इधर से भी देखिएगा तो ये इधर से मुड़े, अगर इधर से भी देखिएगा तो ये वाला पार्ट किस पर? इस पर जाकर बढ़ जाएगा। तो एक आप वर्ग आकार का कागज़ लीजिएगा, जैसे नाव वो कभी बनाते होंगे आप, ठीक है, या पतंग उतंग आप बनाते होंगे, तो आप देखिएगा, उसको मोड़िएगा तो एक बार इधर से मुड़ेगा बराबर पर, एक बार इधर से मुड़ेगा, एक बार इस कॉर्नर से मुड़ेगा, और एक बार इस कॉर्नर से। यानी वर्ग में 4 गो सममिति रेखा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये समचतुर्भुज होता है, सभी भुजा बराबर होती है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम बता दिए हैं, ये शुरू बार मुड़ा तो 1, इधर से मोड़िएगा तो 2,
इस कॉर्नर से मुड़िएगा तो 3 और इस कॉर्नर से मुड़िएगा तो 4, 4 बार। तो आप एक पेज ऐसा ले लीजिएगा, जैसे बराबर कर लीजिएगा एकदम, और उसके बाद मोड़ के देखिएगा 4 बार ही मुड़ेगा, तो ये 4 को सममिति रेखा इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला, अंग्रेजी के अक्षर डी, अंग्रेजी के अक्षर डी में कितनी सममिति रेखा है? अंग्रेजी के अक्षर डी में कितनी सममिति रेखा है? 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए अंग्रेजी का अक्षर डी है, ये डी है, इसमें कितनी सममिति रेखा होगा बताना है आपको। तो देखिए डी को आप जब मोड़िएगा तो ये इसके बीच से वर्टिकल, यहाँ से ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ वाला पार्ट इस पर आके पूरा बैठ जाएगा। देखिए ठीक है, तो एक बार हम मोड़ पा रहे हैं, इसलिए इसकी सममिति रेखा कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगा। तो आप डी लिख करके देखिएगा और कई बार मोड़ के उसको एकदम बराबर बराबर बैठ सकता है पेज, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, तो वो 1 बार ही होगा। इसलिए अंग्रेजी के अक्षर में सममिति रेखा की संख्या डी है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो है हम आपको बता दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो है हम नीचे अभी इसके पीछे सबसे पीछे जब आइएगा तो आपको हम बता दे रहे हैं उसमें सभी लेटर का कै गो सममिति रेखा होता है, उसका PDF बना हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब रही बात कि यहाँ पर जो भी अभी न्यू सिलेबस आ गया, तो जो 2025 का सिलेबस था वो सारा है, और उसके बाद 1-2 टॉपिक जोड़ दिया तो हम वो भी आपको बना करके दे रहे हैं। पीछे का सारा कुछ बना हुआ है, तो जो शिक्षक अभी तक नहीं ले पाए होंगे, नहीं जुड़ पाए होंगे, तो यहाँ 1 से 5 के लिए देखिए पूरा JCERT किताब से क्या किया हुआ है आपको बनाया हुआ है। ठीक है, JCERT किताब से क्या किया हुआ है आपको बनाया हुआ है, आप यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 1 2 3 या 4 हो गया, तो यहाँ पर 1 हो गया। क्लियर हो गया ना? चलिए अब देखिए अंग्रेजी के अक्षर सी में कितनी सममिति रेखा है? अंग्रेजी के अक्षर सी में कितनी सममिति रेखा है आपको बताना है, 1 2 3 या 4। ठीक है, तो अंग्रेजी का अक्षर सी है, सी को कई बार आप मोड़ सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर पूरा पेज बैठेगा, तो ये देखिए एक ही बार इसको इस तरह से वर्टिकल मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी का अक्षर सी में कितनी सममिति रेखा हो सकती है? तो ये आपका हो सकता है ओनली फॉर 1। ठीक है, आप भी मोड़ के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखिएगा, एक वृत्त में कितनी सममिति रेखाएं होती है? एक वृत्त में कितनी सममिति रेखाएं होती है? 1 अनंत 2 या 3। ठीक है, तो यह एक वृत्त है ना, यह एक वृत्त है। इस वृत्त में यहाँ से अगर सममिति रेखा खींचिएगा तो यहाँ से भी मोड़िएगा तो बराबर होगा, यहाँ से भी मोड़िएगा तो बराबर होगा, ऐसे भी मोड़िएगा तो बराबर होगा, ऐसे भी मोड़िएगा तो बराबर होगा, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, तो ये अनंत होता है। ठीक है, एक वृत्त में अनंत होता है, या ओ अक्षर में कोई कहेगा तो इसमें भी क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, तो इसमें अनंत हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। क्लियर?